प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हम किसी भी वेक्टर से एक नया वेक्टर बना सकते हैं। कोई वेक्टर अगर आपके पास है, मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि अगर i हो, i यूनिट वेक्टर हो, j यूनिट वेक्टर हो, k यूनिट वेक्टर हो, हम कोई नया वेक्टर यहाँ से लिख सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे लिखें 2i प्लस 3j प्लस k यूनिट वेक्टर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है और उसके साथ एक वेक्टर होता है। कांस्टेंट होता है, एक वेक्टर होता है। इसी तरह से कांस्टेंट 1 है और वेक्टर होता है, या हमारे पास जो बेसिस हम इसे कहते हैं। तो आई जे के जो है ये फंडामेंटल बेसिस कहलाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट, आई और जे का डॉट प्रोडक्ट ये ज़ीरो होगा। आई और के का डॉट प्रोडक्ट ये भी ज़ीरो होगा। और हमारे पास जे और के का डॉट प्रोडक्ट ये हमारे पास ज़ीरो होता है। इसके साथ ही आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास 1 होता है। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि आपके पास बेसिस क्या होते हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है ये यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ये शो किया है कि आई जे के जब डॉट प्रोडक्ट भी ज़ीरो हो और नॉर्म भी 1 हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को जैसे मैंने कहा कि हम आगे बढ़ाएंगे और हम देखेंगे कि क्या हम आई जे के अगर हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस है तो क्या हम कुछ और बेसिस भी बना सकते हैं। हम सपोज करते हैं कि ये अगर इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड करें 2 डायमेंशन में, कि अगर हमारे पास आई और जे एक्स डायरेक्शन में आई है और जे डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में जे है, एक्स डायरेक्शन में आई और वाई डायरेक्शन में जे है। अगर मैं इसको किसी एंगल में रोटेट कर दूं, मैं इसे रोटेट कर देता हूं, तो यहाँ से ये रोटेशन फॉर एग्जांपल 45 डिग्रीज का है। तो इसी तरह से ये जो जे यूनिट वेक्टर है इसको भी आप रोटेट करेंगे तो ये 45 डिग्रीज में रोटेट हो जाएगा। ये जो नया बेसिस आपके पास बने हैं हम इसका नाम रख देते हैं आर, और फॉर एग्जांपल इसका नाम रख देते हैं एस। आर यूनिट वेक्टर, एस यूनिट वेक्टर। क्योंकि किसी स्टैंडर्ड बेसिस को यानी आई जे जो बेसिस हैं इसको रोटेट करने से इन दोनों का एंगल आपस में चेंज नहीं होगा, यानी कि ये एंगल 90 ही रहेगा जो पहले आई और जे का एंगल था, और जो यूनिट वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर ही हमारे पास रहेगा। यानी कि उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो गई है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम ही रहेगा जो कि 1 होगा। ओके, तो हमने ये नए यूनिट वेक्टर, अब इससे हम क्या, जो यूनिट वेक्टर होते हैं जो बेसिस होते हैं ये आमतौर पे पूरा एक स्पेस जनरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह से हम इससे अगर और बेसिस बना सकते हैं, आई जे से नहीं या वैसे भी अगर हम और बेसिस बना सकते हैं तो हम एक नई स्पेस जनरेट कर सकते हैं। तो अब अगर आपने ये, तो मैंने 2 डायमेंशनल में आपको शो किया, अगर 3 डायमेंशन में होगा, मिसाल के तौर पे ये आई है, ये जे है और ये के है। अगर आप इसको रोटेट करेंगे, इसको हमने कहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है। तो यहाँ पर आई होगा, यहाँ जे होगा, यहाँ पर के होगा।
अगर आप यहाँ से वेक्टर बनाना चाहें तो ये बनेगा कोई वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k, यानी कि आई जे के की हेल्प चाहिए तो आपके पास नया वेक्टर बन रहा है। इसको अगर आप रोटेट कर दें, जैसे मैंने 2 डायमेंशन में रोटेट किया था, आई को थोड़ा सा आगे, जे यहाँ पर हो और ये के हमारे पास नई चीज बन जाए, तो इसको हम कह दें आर एस और के। अब यहाँ पर कोई नया वेक्टर आप आर एस के से बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, और जिसको मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। नए बेसिस में v हमारे पास होगा C1 8, लीनियर कम्बिनेशन में लिख लेंगे। जो नए बेसिस बनते हैं आप लीनियर कम्बिनेशन में लिखते हैं। लीनियर कम्बिनेशन का मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये कॉन्सेप्ट नया है आपके लिए तो आप क्या करते हैं कि जो आपने बेसिस बनाए हैं उनको C1 से मल्टीप्लाई करें, उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। जो दूसरा बेसिस है वो S यूनिट वेक्टर है, इसको C2 से मल्टीप्लाई करें, और जो तीसरा बेसिस है उसको C3 से, और हमारे पास इसके लिए हमने टी यूनिट वेक्टर कहना चाहिए था मुझे यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी ये के है तो ये के नहीं हो सकता, इसको हम नया बेसिस टी यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। तो वी हमारे पास यहाँ पर बन गया है इस तरह से। तो ये लीनियर कम्बिनेशन में जब आप लिख लेते हैं, अब आप एज्यूम करें कि इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, वी डॉट, वी का डॉट प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर से, तो ये क्या बनेगा C1 आर यूनिट वेक्टर, और फिर ये बनेगा C2 डॉट प्रोडक्ट लगाना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट आर यूनिट वेक्टर, और यहाँ पर आएगा C3 टी डॉट आर यूनिट वेक्टर। क्योंकि S और R आपस में 90 डिग्री पे हैं तो ये क्या होगा, ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे C1 डॉट आर नहीं लिखना चाहिए था, मुझे यहाँ R डॉट आर यूनिट वेक्टर यहाँ पर लिखना चाहिए था। R डॉट यूनिट वेक्टर R, ये हमें पता है कि हमने ये देखा था कि C1 R यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है, और हमें पता है कि R यूनिट वेक्टर इज 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा C1, तो V डॉट R हमारे पास आ जाएगा C1, यानी कि जो C1 है V डॉट R के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से आप C2 भी निकाल सकते हैं। C2 जब आप निकालेंगे तो ये इक्वल होगा V डॉट S, जब S यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सिमिलरली C3 इक्वल हो जाएगा V डॉट T यूनिट वेक्टर के। तो फिर हम एक थ्योरम लिख लेते हैं, इसी रिजल्ट को हम थ्योरम में लिख लेते हैं। थ्योरम है हमारे पास, थ्योरम, मैं स्टेटमेंट पूरी उसकी नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ हम ये कहते हैं कि लेट आर एस एंड टी आर ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस या ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स इन 3D। अगर ये 3D में ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं तो हमारे पास कोई भी वेक्टर उस स्पेस में आप ले लें तो वो लिखा जा सकेगा v इज इक्वल टू v डॉट आर, आर यूनिट वेक्टर, प्लस, क्योंकि ये C1 की जगह पे आ गया था, अभी आपने देखा था ये C1 की जगह पे आ गया था, v डॉट s यूनिट वेक्टर प्लस v डॉट t यूनिट वेक्टर, टी यूनिट वेक्टर, यानी कि ये S1 की डायरेक्शन में है, ये बेसिकली टी यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में है हमारे पास। तो यहाँ पर तो हमने ये सीखा कि कोई भी वेक्टर 3 डायमेंशन में अगर बेसिस हमारे पास मौजूद हैं तो हम नया वेक्टर बना सकते हैं, और यही हम काम करने जा रहे हैं कि हम अप्रॉक्सीमेट करना चाह रहे हैं
किसी भी अप्रोक्सीमेट करना चाह रहे हैं किसी भी वेक्टर v को किसी दूसरे वेक्टर के जरिए से। ओके, तो ये हमारे पास जो है आर एस टी को हम यहाँ लिख देते हैं। आर एस टी जो है ये हमारे पास कहलाते हैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये आपके सामने एक फिगर आपको नजर आ रही होगी। इस फिगर को जरा आप देखिए। हमारे पास एक वेक्टर v है जो कि ब्लू कलर में है, ये v वेक्टर है। अब जाहिर बात है वेक्टर जब भी लिखा जाता है तो उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर ये i हो, अगर ये i हो, ये जो जगह है, तो इसका v1i, आप i यूनिट वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लेंथ उसकी बढ़ जाएगी। इसको आप इस तरह से देखिए कि अगर x डायरेक्शन, x और y डायरेक्शन में हमारे पास ये i यूनिट वेक्टर है तो 2i क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ को 2 यूनिट्स बढ़ा देगा तो ये आ जाएगा 2i। इसी तरह y डायरेक्शन में ये j यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी लेंथ 1 है तो ये 1 होगी। तो जब इसे 3j करेंगे तो 1, ये होगा 1 2 और 3, तो ये आ जाएगा 3j। तो कोई भी वेक्टर यहाँ पर है v वेक्टर, तो वो लिखा जा सकता है 2i प्लस 3j, ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, कोई भी वेक्टर v है, ये वेक्टर v है, ये लिखा जा सकता है v1i। मैं इसे लिख देता हूँ इस फिगर को देखते हुए। v वेक्टर इज v1i v2j v3k यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ रहा है। अब अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएं, या परपेंडिकुलर अभी हम नहीं गिराएं, हम यहाँ पर सारे वेक्टर ले लें। ये जो प्लेन बनी हुई है, ये वाली प्लेन, ये वाली एक प्लेन बनी हुई, ये प्लेन कहाँ पर बनी हुई है, एक्स वाई प्लेन में एक प्लेन है। तो यहाँ पर जितने भी वेक्टर आप ले सकते हैं, ये वेक्टर फॉर एग्जांपल ये कोई भी वेक्टर p1 है, तो ये p1 वेक्टर किसके इक्वल होगा, ये i और j के कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा v1i प्लस v2j। v1 और i और j के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लेन में है। तो इसके लिए p1 के लिए हमें i और j चाहिए। तो जितने भी वेक्टर्स यहाँ पर आएंगे, ये वेक्टर, ये वेक्टर्स, ये सब वेक्टर, इसके लिए हमें जो है, हम चाहे तो इसे ओरिजिन से बना सकते हैं। ये वेक्टर हो, ये वेक्टर हो, ये वाला वेक्टर हो। हमने ये देखना है कि इन तमाम वेक्टर से कौन सा ऐसा वेक्टर है जो कि v के ज़्यादा करीब है, हमारे पास v के ज़्यादा करीब है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि इस v से, ये जो v 3 डायमेंशन में है, ये 3 डायमेंशन में v है, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं। तो जैसे ही आप परपेंडिकुलर गिराते हैं तो एक वेक्टर p बन जाता है, और ये p किसके इक्वल होगा, v1i प्लस v2j, क्योंकि x और y में v1i और v2j हमारे पास हैं। तो v वेक्टर का जो परपेंडिकुलर हमने गिराया वो हमारे पास है p वेक्टर p1i v2j। यहाँ मैं रिमाइंड करा दूं कि ये जो v वेक्टर है ये ऐसे भी लिखा जा सकता है v1 v2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब अगर v और p का, अगर आप आपस में डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस आपको पता है कि जब भी दो नंबर्स हों, 2 और 3, इसका डिस्टेंस मेजर करना हो तो ऐसे मेजर करेंगे और मैग्नीट्यूड लगा देंगे। अगर आप v और p का डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो आप मैग्नीट्यूड लगा देंगे। तो v हमारे पास है v1i p2j
v3k माइनस v1i माइनस v2j। तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, ये बेसिकली आपके पास बनेगा v3k यूनिट वेक्टर और यहाँ से आ जाएगा v3, और वेक्टर क्या बनेगा, v और p से हमारे पास ये वेक्टर बनेगा v3k यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास बन रहा होगा। ओके, तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि आई जे के में जब आप कोई वेक्टर v है इसको अप्रोक्सीमेट करना चाहते हैं किसी p से, तो वो हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि आगे हम फंक्शन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा था कि टेलर्स पोलिनोमियल में भी, टेलर सीरीज में भी फंक्शन अप्रोक्सीमेट कर रहा होता है, कोई अप्रोक्सीमेशन आप निकाल रहे होते हैं। ओके, अब हम ऐसा करते हैं कि हम इसको रोटेट करते हैं, यानी अभी हमने जो नए बेसिस बनाए, जैसे कि ये r यूनिट वेक्टर जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये s यूनिट वेक्टर है, t यूनिट वेक्टर है। अब अगर आप यहाँ से एक v बनाएं, और v अभी आपने देखा भी था कि v हमारे पास किसके इक्वल है, v हमारे पास इसके इक्वल है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, कॉपी करके दोबारा लिखने की बजाय थोड़ा सा टाइम हम सेव कर लेते हैं। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, यानी कि जब ये आई जे के रोटेट हुए तो ये नए बेसिस बन गए आर एस और टी। बुक्स में आमतौर पे ये यूनिट वेक्टर नहीं लिखा जाता है, इसको बोल्ड लिखा जाता है, वो आपने खुद ही अंडरस्टैंड करना होता है कि ये यूनिट वेक्टर होते हैं। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया है। अब आर एस टी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नए बेसिस हैं, और ये वेक्टर v को अगर हम इस बेसिस के तौर पे लिखना चाहें तो r को मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट से, s को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से। तो इसका अगर आपने अप्रोक्सीमेशन देखना है तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर गिराना होगा। ये परपेंडिकुलर लग रहा नहीं है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। तो p हमारे पास जो अप्रोक्सीमेशन इसकी क्या हो जाएगी, p इसकी अप्रोक्सीमेशन हो जाएगी v डॉट r r, क्योंकि ये आपने प्लेन में गिराया है, उस जगह पे गिराया है जहां पर बेसिस r है और s है। तो r और s का लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, ये यहाँ से t यूनिट वेक्टर खत्म हो जाएगा, v डॉट s s यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो हमारे पास अभी हमने प्रीवियस जो इमेज है उसमें देखा था कि ये जो v माइनस p है हमारे पास, ये नॉर्मल होता है एक्स वाई प्लेन के। इसी तरह से यहाँ पर v माइनस पी और ऑर्थोगोनल होता है, v माइनस पी ऑर्थोगोनल होता है, r और s के भी ऑर्थोगोनल होता है, और बेसिकली ये r और s के अगर ऑर्थोगोनल है तो उस पूरी प्लेन के ऑर्थोगोनल हमारे पास होगा, यानी कि इस पूरी प्लेन, ये जो पूरी प्लेन है इसके ये ऑर्थोगोनल होगा, क्योंकि ये यहाँ पर 90 डिग्री है v माइनस p। ओके, तो इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन मैं वो प्रूव नहीं करूंगा, बहुत ये लेंथी हो जाएगा। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पर देखूं कि v माइनस पी क्या था, जो थर्ड डायमेंशन में v का जो थर्ड वेक्टर था ये वाला, वो आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर जो थर्ड वेक्टर जो मिस हो गया है वो क्या आ रहा है, वो हमारे पास ये आ रहा है, यानी कि ये वाला जो है ये आ रहा है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, v माइनस पी, वो प्रूव बेसिकली इसी तरह से ही किया जाता है, t यूनिट वेक्टर और t यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर ये v क्या है, ये हमारे पास है एक्चुअल वेक्टर जो कि 3 डायमेंशन में था। हम इसको देखना चाह रहे थे कि इसकी अप्रोक्सीमेशन क्या है, और p वेक्टर, इसकी अप्रोक्सीमेशन, वो हमने, ये अप्रोक्सीमेट वेक्टर है, ये अप्रोक्सीमेट वेक्टर है, और फिर आप इसको, इसका डिफरेंस ले रहे हैं, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि v जो है ये अप्रोक्सीमेट, ये जो p है, v का अप्रोक्सीमेशन हमारे पास p है,
ओके, तो ये इस तरह से ये अप्रोक्सीमेशन ही का कॉन्सेप्ट है जो कि फंक्शन में यूज होता है। इसको आप हायर डायमेंशन में भी कर सकते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूँ कि आई जे के 3 डायमेंशन में नहीं है, हम उसे फिर E1 कहते हैं, तो ये E1 होगा 1 0 0 अप टू Z। डी डायमेंशन हम इसे कह देते हैं, डी डायमेंशन। E2 हमारे पास आ जाएगा 0 1 0 0 सो ऑन 0, और डी डायमेंशन में ये आ जाएगा। 3 से 4 डायमेंशन होती है आमतौर पे फिजिकल डायमेंशन, 3 डायमेंशन होती है, 4 डायमेंशन टाइम की होती है। लेकिन एज अ मैथमेटिशियन हम क्या कर रहे होते हैं कि हम हायर डायमेंशन में चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो ये 0 0 अप टू 1, तो ये डी डायमेंशन में ये बेसिस होंगे। इसी तरह जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास आर एस टी वगैरह बन रहे होंगे। या डी डायमेंशन में अगर मैं यहाँ वेक्टर लिखना चाहूँ तो वो क्या बनेगा, v इज इक्वल टू v डॉट u1। अगर u1 और u2 ये हमारे पास है तो ये आ जाएगा u1 प्लस v डॉट u2 प्लस v डॉट UD ये ऐसे लिखा जा सकेगा। डी डायमेंशन में हमने U1 U2 UD जो है ये वेक्टर ले लिए। अब इसका जब आप अप्रोक्सीमेशन लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक डायमेंशन कम हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखें V जो था ये 3 डायमेंशन में था, V बिलोंग टू R क्यूब 3 डायमेंशन में था हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो P वेक्टर था, ये P वेक्टर किससे बिलोंग करता है, R स्क्वायर वेक्टर में ये लाई कर रहा है। इसका मतलब है एक डायमेंशन कम हो जाती है। तो यहाँ पर अगर एक डायमेंशन अगर आप कम करेंगे, इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे P वेक्टर से, तो आपको एक डायमेंशन D-1 करना होगा। तो P हमारे पास आ जाएगा V डॉट U1, U1 ये है D डायमेंशन में, और ये हमारे पास है N डायमेंशन में। N जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन D। इसकी ज़रूरी नहीं कि एक डायमेंशन कम हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि 2 डायमेंशन भी कम हो सकती हैं। तो ये करेक्शन की ज़रूरत है कि ज़रूरी नहीं कि एक डायमेंशन कम हो। मिसाल के तौर पे इस V को आप सिर्फ यहाँ अगर लाइन में ड्रॉ करें तो ये सिर्फ एक डायमेंशन में चला जाएगा। इसकी अप्रोक्सीमेशन देखें तो n जो है वो लेस देन D होना चाहिए और ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये बनेगा V डॉट U2 प्लस V डॉट UN, और ये आएगा UN, और यहाँ पर ये सारे यूनिट वेक्टर हैं। अगर ये ऑर्थोनॉर्मल है तो ये आपस में डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा और इसका नॉर्म भी हमारे पास 1 होगा। और इस केस में v माइनस पी किसके ऑर्थोगोनल होगा, v माइनस पी ऑर्थोगोनल होगा, यानी 90 डिग्री पे होगा ऑर्थोगोनल टू जो u1 हैट है, u2 हैट है, जो कि बेसिस है हमारे पास, un हैट हमारे पास है। ओके, तो ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल बेसिस कहलाते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सीखा कि जो कोई भी वेक्टर है उसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है, और ये जो u1 un तक होते हैं ये कहलाते हैं सबस्पेस। सबस्पेस ये कहलाते हैं। एक वेक्टर स्पेस होती है, एक उसकी सबस्पेस होती है। ये लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है। आपने जो देखा होगा वो देखा होगा मिसाल के तौर पे एक वेक्टर v है, और अब ये वेक्टर 2 डायमेंशन में है x और y में, और अगर आपने कोई u1 फॉर एग्जांपल ये u1 यूनिट वेक्टर है u1, और इसको आप अप्रोक्सीमेट करते हैं, परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये प्रोजेक्शन इसका हो जाएगा, प्रोजेक्शन हो जाएगा। और v माइनस पी कहाँ पर आ जाएगा, ये v माइनस पी हो जाएगा। तो इसको जो हम देख रहे होते हैं 2 डायमेंशन में प्रोजेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट है, वो सारा हमारे पास यहीं से आ रहा होता है।
तो ये हमारे पास था अप्रोक्सीमेशन कि आप किसी भी वेक्टर v को हायर डायमेंशन में वो वेक्टर हो तो हम उसको लोअर डायमेंशन में, उसकी एक डायमेंशन कम या उससे भी ज़्यादा कम डायमेंशन में आप उसे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।